नमस्कार, मैं राजेंद्र कानूनगो। आप देख रहे हैं साधना न्यूज़ का खास कार्यक्रम पब्लिक एजेंडा। पब्लिक एजेंडा में हम जन सामान्य से जुड़ी हुई, जनमानस से जुड़ी हुई, आम जनता से जुड़ी हुई चीज़ों पर, उन मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि उन मुद्दों का हल क्या हो सकता है। इसी प्रकार का एक मुद्दा आज जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जबलपुर से 2660 टन चावल रतलाम की तरफ भेजा गया था, जो कि इल्ली मिश्रित था। उसमें इतनी इल्लियां थी कि वो सिर्फ मुर्गियों को खिलाने के लायक चावल बचा था और उसमें इतनी भी स्थिति उसकी चावल की नहीं थी कि वो जानवरों को भी खिलाया जा सके। इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं लोग, उनकी मैं आपसे मुलाकात करा दूं, आपका परिचय करा दूं। वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राम पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनिल मूलचंदानी जी अभी जुड़ नहीं पाए टेक्निकल कारण से, उनका जैसे ही वो जुड़ेंगे मैं उनका स्वागत करूंगा। अब मैं सबसे पहले इस मुद्दे को लेकर के राम पांडे जी के पास आना चाहता हूं। राम पांडे जी, आप क्या कहेंगे? ये 2660 टन चावल इस प्रकार का जो मुर्गियों को खाने लायक है, वो आम जनता को बांटने के लिए सरकार ने भेजा है, और ये इस प्रकार की घटना जबलपुर में पहली बार नहीं हुई है। जबलपुर से इसके पहले भी मंडला इत्यादि शहरों में इस प्रकार का चावल पाया गया। क्या कहेंगे आप इसको? जी, सरकार मध्य प्रदेश की जनता को इंसान समझ ही नहीं रही है। आप केवल यही घटना नहीं, मध्य प्रदेश की किसी भी घटना को उठाकर देख लीजिए तो मध्य प्रदेश में इंसान की हालत जानवरों से भी बदतर है। अब जिस अनाज को मुर्गियां भी नहीं खा सकती हैं, जानवर भी नहीं खा सकते हैं, उस सड़े गेहूं को, उस सड़े चावल को हमारी गरीब जनता को खिलाया जा रहा है। और किसको खिलाया जाता है? आप हम सब जानते हैं। यही अनाज आंगनबाड़ियों में जाता है, जहां हमारे छोटे छोटे बच्चे भोजन करते हैं, 4 साल के, 6 साल के, 10 साल के। यही अनाज जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो आगे आने वाले बच्चों को जन्म देती हैं, ये सड़ा हुआ अनाज उनको खिलाया जाता है। राशन की दुकान में गरीबी रेखा से नीचे होते हैं या जो लोग गरीब होते हैं, उन्हीं को राशन मिलता है। वो गरीब पहले से ही गरीबी से और महंगाई से त्रस्त हैं, उसके बाद फिर उनको सड़ा हुआ अनाज दिया जा रहा है। मतलब मारने का सीधा सीधा सा प्रयास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में कुपोषण में, गरीबी में, भुखमरी में पहले ही नंबर 1 है। अब जब आप सड़ा हुआ अनाज खिलाएंगे तो कुपोषण तो मध्य प्रदेश में और बढ़ेगा। कुपोषण बढ़ेगा मतलब इंसान कमजोर है, उसको 50 तरह की बीमारियां लगेंगी, स्वास्थ्य विभाग पर भार बढ़ेगा, हर तरह से जनता को कष्ट दिया जा रहा है। और यही नहीं, आप दूसरी भी चीजें देख लीजिए। मध्य प्रदेश में नकली दूध मिलता है, नकली घी मिलता है, शराब का आप हाल देख ही रहे हैं। शराब का भी क्या कर दिया है? शिवराज जी कितनी बार बोल चुके हैं, गाड़ दूंगा, फाड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, टांग दूंगा। 15-17 साल से बोल रहे हैं, और हर महीने हर दिन शराब से लोग मर रहे हैं, और जब इकट्ठे एक साथ मरते हैं तो वो न्यूज बन जाती है। राम पांडे जी, अभी मैं आपको रोक करके एक बात और बताना चाह रहा हूं कि अभी हाल ही में जो जहरीली शराब का कांड हुआ है, उसमें 4 व्यक्तियों की मौत हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आबकारी मंत्री के विधानसभा क्षेत्र का जिला है, उसका गांव खखरई है, वहां पर यह घटना हुई है। यह बेहद शर्मनाक घटना है ये। जी, अब देखिए, उनके विधानसभा है, जबकि एक नैतिकता का आधार क्या होता है कि मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और जो मध्य प्रदेश की जितनी भी समस्याएं हैं, यदि आप समाधान चाहते हैं, समाधान तभी निकलता है जब हम समाधान की तरफ जाएं। समाधान निकलेगा ठेकेदार और डीलर पर कार्रवाई करने से नहीं निकलेगा। समाधान निकलेगा अधिकारियों पर और मंत्री पर कार्रवाई करने से। जिस दिन मंत्री पर और अधिकारियों पर एफआईआर होगी, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा।
जिस दिन अधिकारियों को बर्खास्त किया जाएगा, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। भाई डीलर हो अनाज का या ठेकेदार हो किसी भी चीज का, उनसे गलत काम अधिकारी ही करवाते हैं, उनसे गलत काम मंत्री ही करवाते हैं। अब यहां तक हो रहा है कि वेयर हाउस से डीलर के पास जो 50 किलो का कट्टा पहुंचना चाहिए वो 42-44 किलो का कट्टा पहुंचता है। अब उसमें डीलर क्या करेगा? डीलर की गलती है, लेकिन डीलर से ज्यादा अधिकारियों की गलती है। और आपने कोरोना काल में खुद ने देखा था, मीडिया ने दिखाया था कि सरकार की तरफ से ही सरकार ही 10 किलो आटे की जगह 7 किलो और 8 किलो आटा भेज रही है। अब बताइए उसमें डीलर क्या करेगा, बांटने वाला क्या करेगा? जब सरकार के यहां लिखा हुआ है कि ये 10 किलो का पैकेट है, डीलर के पास पहुंच रहा है तो वो पैकेट 7 किलो या 8 किलो का है। अब वो डीलर गरीब आदमियों में बांट रहा है, तो बदनाम कौन हो रहा है? डीलर हो रहा है। जबकि जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। सरकार अपना कमीशन काटकर ही डीलर को भेज रही है और उसके बाद भी डीलर के ऊपर और कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर दबाव बनाती है। तो जिस दिन अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी, मंत्रियों पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। लेकिन हमारी सरकारी खरीद फरोख्त की बनी हुई है, जो मध्य प्रदेश सरकार ही भ्रष्टाचार से बनी हुई है। एक पहले विधायकों को बंद करके बनी हुई है। रोज हेलीकॉप्टर जाता था भोपाल से और बेंगलोर के बीच में, जनता का पैसा बर्बाद किया जाता था। 35-35, 50-50 करोड़ विधायकों को दिए गए। जब इतना पैसा दिया गया है तो ये पैसा वसूल कहां से दिया जाएगा? ये गरीब जनता को मारकर ही तो पैसा वसूल किया जाएगा। गरीब जनता को ही तो सड़ा अनाज खिलाया जाएगा, सड़ा गेहूं दिया जाएगा, सड़ा चावल दिया जाएगा, सड़ी शराब दी जाएगी। और फिर भी बच रहे हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दो, विदेशों में ऑक्सीजन भेज दो। कोरोना काल में ऑक्सीजन की जरूरत थी, ऑक्सीजन की कमी से लाखों लोग मरे और बेशरम सरकार संसद में क्या कहती है? एक भी नहीं मरा। मतलब हमारे हिंदुस्तान के सारे डॉक्टर झूठ बोल रहे थे। जो ऑक्सीजन की कमी से जो पेशेंट मरे थे वो सारे झूठे थे, उनके परिवार वाले सारे झूठे थे, ऑक्सीजन की लाइन में जो लोग लगे हुए थे सारे झूठे थे। मतलब अनाज जो पैदा कर रहा है वो भी मर रहा है, जिसको अनाज चाहिए वो भी मर रहा है। 8 महीने से प्रधानमंत्री की चौखट पर 500 किसान मर चुके हैं, जो देश में जिस 1947 में विदेशों से आयात होता था अनाज, हमारे किसानों की मेहनत के कारण, किसानों की दम के कारण उत्पादन ज्यादा हुआ। उस उत्पादन के कारण हम गरीबों को अनाज बांटने में सफल हुए। लेकिन सरकार क्या कर रही है? उस अनाज को या तो कम भेज रही है या सड़ा दे रही है। और यदि पहुंच भी गया तो वो डीलर दुकान महीने में 2-4 दिन खोलता है। जब 2-4 दिन खोलेगा तो 10-5% गरीबों को अनाज मिल पाता है, उसमें भी लाइन में लगना पड़ता है 4-4 घंटे, धक्का मुक्की होती है, लड़ाई होती है। अब वो गरीब अपनी दिहाड़ी पर जाए, मजदूरी पर जाए या महीने में 2-4 दिन दुकान खुलती है उस पर खड़ा रहे और उसको सूचना भी नहीं दी जाती है कि महीने में जो दुकान खुलेगी 2-4 दिन वो किस दिन खुलेगी। उसके परिवार का कोई ना कोई सदस्य डेली दुकान पर जाता है, वापस आता है, जैसे ही वो कहता है दुकान खुली है मोहल्ले में बताता है, भगदड़ मच जाती है। तो उसके बाद भी उसको पूरा अनाज नहीं मिलता है, कम मिलता है, सड़ा मिलता है। तो और ये ऐसा नहीं हम गरीबों पर कोई एहसान कर रहे हैं, गरीब भी हमें टैक्स देता है। गेहूं और चावल के अलावा भी गरीब 50 चीजें खरीदता है, वो अपनी साइकिल खरीदता है, घर में बल्ब खरीदता है, कपड़े खरीदता है। तो 28% जो जीएसटी लग रही है वो गरीब के ऊपर भी लग रही है, सारे टैक्स गरीब पर भी लग रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम जो गरीबों को राशन मुफ्त में बांट रहे हैं उसमें गरीबों का योगदान नहीं है। हम एक हाथ से गरीबों से लेते हैं, दूसरे हाथ से गरीबों को देते हैं। तो ये पैसा गरीबों का ही है जो गरीबों के लिए जा रहा है। लेकिन कम से कम क्या ऊपर जाके जवाब दोगे कि आप जो आंगनवाड़ी में जो बच्चे हैं उनको कुपोषित कर रहे हो, महिलाओं को कुपोषित कर रहे हो, गरीबों को कुपोषित कर रहे हो, आप जानबूझकर जहर देकर मार रहे हो। बस आ जाओगे, भाषण दोगे, गाड़ दूंगा, फाड़ दूंगा। ये सरकार राशन की नहीं भाषण की है, राशन से कोई लेना देना नहीं है, बड़े बड़े भाषण करवा लो। अभी आप बीजेपी प्रवक्ता से बोलेंगे, अभी आपको देखो कितना शानदार वो भाषण दे देंगे। लेकिन सड़ा अनाज और सड़ा गेहूं और कम मिलना कब बंद होगा इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। वो 70 साल कांग्रेस का इतिहास बता देंगे। अभी आप पूछिए उनसे, पूरा भाषण आपको सुना देंगे। अभी राम पांडे जी, आज मैं
बीजेपी प्रवक्ता आए नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमको क्या जवाब हम दे पाएंगे, इसलिए वो जो है अभी इस डिबेट में अभी तक उपस्थित नहीं हुए हैं। अब मैं खिलावन चंद्राकर जी के पास आना चाहता हूं। सर, अभी आपने राम पांडे जी की बातें सुनी कि भाषण ही भाषण है, और इस अनाज को जो 2600 टन जो है अनाज इल्लियों वाला जो चावल है, ये जनता को बांटने के लिए सरकार ने रखा था। क्या कहेंगे आप इस पर कि ये सरकार की कितनी बड़ी बेशर्मी है कि इस प्रकार के चावल को जांच बिना किए, और वो जब बांटने के लिए जब रखा गया तब इसमें जांच में पता चला, तो इस प्रकार आम जनता को ये क्या खिलाना चाह रहे हैं? ये राजन जी, ये बात सही है जैसे राम पांडे जी ने कहा कि देखिए, दो तरह की चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा सरकार को पीडीएस के तहत राशन के वितरण के लिए। पहला कि क्वालिटी बेस्ट से बेस्ट हो, बेहतर हो, खाने की योग्य हो, बहुत ज़्यादा बेहतर ना हो लेकिन खाने की योग्य हो, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। दूसरा, क्वांटिटी पर भी बहुत ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। आज जो राशन 20 किलो गेहूं किसी को सस्ते अनाज की दुकान से लेना पड़ता है, तो वो बाद में तौल में जो है ना 18 किलो 17 किलो ही निकल पाता है। वैसे ही जो पैकिंग है, पैक्ड अनाज भी मिल रहा है राशन दुकानों से, और अभी कोरोना के दौरान मिला भी, कोरोना काल के दौरान राहत के तौर पे, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कम मात्रा में लगभग 10 किलो में 1 किलो कम, 1.5 किलो कम ऐसा अनाज जो है लोगों के पास पहुंचा। तो इन दोनों पर बहुत ध्यान सरकार को रखना चाहिए। रही बात आज की चर्चा की, जो आपका एजेंडा है, उसमें निश्चित तौर पे जो शुरुआती तौर पे जो जानकारी मिली है वो जबलपुर के वेयर हाउस से रतलाम और कुछ जिलों को, आसपास के 2-3 जिलों को लगभग 3000 मेट्रिक टन चावल जो है पीडीएस के तहत वितरण के लिए वहां उपलब्ध कराया गया था। उसकी गुणवत्ता इस तरह से थी कि चावल काले पड़ गए थे, चावल में फफूंद और कीड़े लगे हुए थे, सड़ गया था चावल। ऐसे चावल जो खाने योग्य बिल्कुल नहीं था, जिनको जो है वो वेयर हाउस से निकाल के ऐसे पशु आहार बनाने वाले कंपनियों को बेचा जाने के योग्य था, उसे जो है पब्लिक को खिलाने के लिए पीडीएस के तहत वितरण के लिए उपलब्ध कराया जाए, जो बहुत ही गंभीर विषय है। दोनों तरह से, एक तो हम पब्लिक के स्वास्थ्य की बहुत चिंता हमारी सरकार करती है, हम लोग खुद अपने स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। ऐसी दशा में यदि इस तरह का खाद्यान्न हमको खाने को उपलब्ध हो तो निश्चित रूप से इसका दूरगामी परिणाम हमें देखने को मिलेगा। राजन जी, मैं महत्वपूर्ण बात जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि किस तरह से और कहाँ से इस तरह की त्रुटियां सामने आती है, जिस पर सरकार को नियंत्रण करना चाहिए। सरकार नियंत्रण नहीं कर पाती, दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि लंबे समय से हम देख रहे हैं, 35 साल से मैं भी पत्रकारिता कर रहा हूँ और 35 साल से कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है। कभी बड़े बड़े कंकड़ पत्थर वाले अनाज राशन दुकानों में पहुँच जाते हैं, वो उपभोक्ताओं को वितरण करना पड़ता है, तो कभी और कुछ हो जाता है, कभी सड़े गले खाद्यान्न में मिलते हैं। तो इस पर नियंत्रण किस तरह से किया जाता है, उसकी एक वानगी मैं कहना चाहूँगा आपको। देखिए, शुरुआत कहाँ से होती है? समर्थन मूल्य के तहत चावल, मैं चावल पर केंद्रित होकर कह दूं बात, गेहूं पर नहीं बल्कि चावल पर केंद्रित होकर बात कहूँ अपनी, क्योंकि अभी जो उदाहरण अपने पास आया है वो सड़े हुए चावल का आया है। देखिए, समर्थन मूल्य के तहत चावल की खरीदी होती है, सरकार खरीदी करती है, उसको भंडारण करती है कहीं, और भंडारण करने के बाद उसकी मिलिंग के लिए प्राइवेट मिलर्स को उपलब्ध कराया जाता है। उसके लिए दर निर्धारित है कि इतना रुपए आपको प्रति क्विंटल दिया जाएगा और इतने प्रतिशत चावल आपको देना, वापस देना होगा। इस तरह की नाम तय होते हैं। जब ये प्राइवेट मिलिंग वाले मिलिंग करते हैं उसकी, तो बेहतर और अच्छी क्वालिटी की चावल के बजाय सरकार को उपलब्ध कराते हैं वो सड़े गले चावल, और कभी कभी तो उपलब्ध ही नहीं कराते। आज तक सरकार जो है ना 10-11 साल बाद भी कार्रवाई नहीं कर पाई है। तो इस स्थिति को रोकने के लिए सरकार जिम्मेदार है, रोकना चाहिए सरकार को। दूसरी बात, जब वो चावल वेयर हाउस में उपलब्ध कराया जाता है भंडारण के लिए, ताकि बाद में पीडीएस के तहत उसको बांटा जा सके, तो वेयर हाउस में उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए अधिकारी ऑलरेडी नियुक्त हैं।
वहाँ उसको परिष्कृत करने के लिए, वहाँ उसको उपचारित करने के लिए, खाद्यान्न खराब ना हो, सड़े गले मत, इसके लिए पर्याप्त मेडिसिन की व्यवस्था की जाती है, पर्याप्त व्यवस्थाएं रखी जाती है वेयर हाउस में। लेकिन मुझे लगता है सरकार इस दिशा में कोई बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है और जैसा है वैसा चलने दीजिए, इस तरह की स्थिति आज उत्पन्न हुई है। उसके बाद उस वेयर हाउस से जो निकल के चावल को नान के द्वारा, जो नागरिक आपूर्ति निगम है हमारे, नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा पीडीएस को भेजी जाती है या अलग अलग जिलों को भेजी जाती है राशन दुकानों में वितरण के लिए। इस दौरान जब दूरी तय करती है ये चावल, तो उस दौरान भी फेरबदल हो जाता है। उसमें अच्छे चावल की जगह, अच्छे अनाज की जगह घटिया अनाज जो है गाड़ियों में लोड कर दिया जाता है। अच्छे चावल को, अच्छे अनाज को अनलोड करके दूसरे घटिया अनाज को वेयर हाउसों से या दूसरे गोदामों से लोड कर दिया जाता है। और ये सब नियंत्रण में सरकार के आ सकती है, लेकिन दुखद बात यह है कि पूरा पीडीएस सिस्टम, भारतीय हमारे जो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय है, हमारे वेयर हाउसिंग कारपोरेशन है, हमारे नागरिक आपूर्ति निगम है, इन तीनों के बीच में झूलते रहती है, लेकिन व्यवस्था में कोई बहुत ज्यादा खास जो है परिवर्तन नहीं आता। राजेंद्र जी, एक बात और कहना चाहता हूँ। जब 3 दिन पहले ये मामला उजागर हुआ, ये पता चला, तो हम में से कुछ पत्रकारों ने खाद्य मंत्री से बातचीत भी की थी। खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह का स्पष्ट कहना था कि इसमें हमारी ही नहीं, सिर्फ हमारी ही नहीं, नागरिक आपूर्ति निगम जो एक स्वायत्तशाही संस्था है, वेयर हाउस कारपोरेशन एक स्वायत्तशाही संस्था है, उनकी भी त्रुटि है। और हम इन सब त्रुटि कहाँ हुई है, गलती कहाँ हो रही है और इस तरह से घटिया चावल की आपूर्ति कैसे हो गई, इस बात की जांच करेंगे। लेकिन आज 3 दिन हो गया, आज 3 दिन बाद भी कोई जांच टीम गठित हुई क्या किसी पर कार्रवाई हुई क्या, इस पर कोई खबर सामने नहीं आई है। अर्थात मुझे लगता है कि इतनी बड़ी मात्रा में खाद्यान्न वितरण के बाद भी सरकार सोई हुई है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। इसके पूर्व भी जबलपुर से इसी प्रकार का चावल का कांड हुआ था। जी, जो मंडला और इत्यादि जो दूसरे शहरों में है वहां गया था, उसके बाद भी सरकार ने कोई सबक नहीं लिया और वही स्थिति अभी बनी हुई है। राजधानी भोपाल में कंकड़ पत्थर रहित चावल का वितरण आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले हुआ था, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर। उस समय बड़ी मात्रा में कार्रवाई करना नहीं चाहती, क्योंकि सरकार के जो नुमाइंदे हैं उसमें लिप्त हैं और वो जो है जनता के साथ, जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते जा रहे हैं। राम पांडे जी, आपके पास फिर से आना चाहता हूं मैं, क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता तो हमारे आए नहीं है, तो उनकी ओर से कोई वक्तव्य या सफाई को इस पर नहीं आ पा रही है। तो आप इस मामले में अभी चंद्राकर जी ने जो बातें कही हैं, आप उनसे कहां तक सहमत हैं और क्या उसमें अपना नजरिया रखते हैं? चंद्राकर जी ने जो कहा सब सही कहा, और मेन बात तो ये सरकार को अपनी सोच सही रखना पड़ेगी, नियत सही रखना पड़ेगी और ये व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा सकती हैं। लेकिन एक तो कुप्रबंधन है ही, और दूसरा वेयर हाउस के अंदर जानबूझकर सड़ाया जा रहा है, वेयर हाउस को जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है। और उसका कारण है, आपने देखा कृषि कानून 3 पास हो चुके हैं, देश में अडानी जी के सबसे ज्यादा वेयर हाउस बन रहे हैं, एफसीआई को कर्ज में डुबोया जा रहा है, और ये एफसीआई के जितने भी गोदाम हैं ये अडानी जी को देने की प्लानिंग है। तो कुप्रबंधन भी है, साथ में जानबूझकर अनाज को सड़ाया जा रहा है, उस सड़े हुए अनाज को जनता को दिया जा रहा है, जनता को मारा जा रहा है। लेकिन इंसानियत और धर्म, हमने हमेशा से सीखा है कि भूखे और प्यासे को, इन दोनों का विशेष ध्यान रखो। हमारे घर पर भी कोई अतिथि आता है तो उसको पानी पिलाओ, उसको भोजन कराओ। ये सरकार तो जो सबसे बड़ा दायित्व है इंसानियत का, उसमें भी चोरी कर रही है, उसमें भी डकैती डाल रही है।
कहना चाहिए हैवानियत कर रही है कि आप अपने ही देश की जनता को, अपने ही प्रदेश की जनता को आप तड़पा तड़पा कर मार रहे हैं। भाई सड़ा अनाज यदि कोई खाएगा तो वो बीमार पड़ेगा ही, कोई से तो होगा ही, अस्पताल में उसको जाना पड़ेगा ही, पहले ही मर जाएगा। आप देखो गरीबों की जो एवरेज मृत्यु है वो पहले हो जाती है, वैसे 80-85 साल हो चुकी है, लेकिन गरीब आदमी देखना आप। राम पांडे जी, इसके पहले भी आंगनवाड़ियों में इल्ली वाला चावल उनके प्लेटों में और उनके थालियों में हम इस प्रकार देख चुके हैं और उसके प्रकरण भी सामने आ चुके हैं, फिर भी सरकार जागृत नहीं हो पाती है अभी तक। सरकार को कोई मतलब नहीं है, सरकार का तो एजेंडा फिक्स है, उसको तो चुनाव जीतने से मतलब है। चुनाव ये सरकार हारे जीते, उपचुनाव हारे जीते, ये अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। और चुनाव का इनका एक ही तरीका है, दंगे करवाना, नफरत फैलाना, लड़ाई करवाना, लोगों के दिमाग में जहर डालना। मतलब लोगों के दिमाग पे इस तरह से जहर डाल दिया जाता है कि लोग भूखे मरते हैं। पेट्रोल 112, 113 का होता है, फिर भी इनकी बातों में लोग आ जाते हैं। चुनाव लड़ने जाएंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करेंगे, कहीं बम फोड़वा देंगे, कहीं आतंकवादी हमला करवा देंगे। तो जब इलेक्शन होता है तो न तो वो महंगाई पर होता है, न बेरोजगारी पर होता है, न ये अभी सड़े हुए अनाज और चावल पर होगा। जब इलेक्शन होगा सड़ा हुआ अनाज, सड़ा हुआ गेहूं, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब गायब हो जाएंगे। इलेक्शन के टाइम पर चलेगा हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, आतंकवाद। और इनका केवल एक ही काम है, हमें कैसे चुनाव जीतना है, और चुनाव हार भी जाए तो भ्रष्टाचार के माध्यम से इतना पैसा कमा लो कि हम विधायकों को फिर भी नहीं कर पाए तो पेगासस जैसा सॉफ्टवेयर ले आए इजराइल से, उसके मीडिया की जासूसी करें, सुप्रीम कोर्ट की जासूसी करें, चुनाव आयोग की जासूसी करें, हर उस आदमी की जासूसी करें जो चुनाव को प्रभावित कर सकता है। तो जब सरकार बन जाती है, इनको पता है कि सरकार तो हम षड्यंत्र से बना ही लेंगे, अब पैसा कमाओ, ऐश करो। शिवराज जी ने 100 करोड़ का प्लान खरीदा, मोदी जी ने 8,500 करोड़ का प्लान खरीदा, 20,000 करोड़ का उनका कार्यालय और घर बन रहा है। जी बिल्कुल सही है पांडे जी, तो आपकी बातों से मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूं। और आज हमने जो मुद्दा उठाया था, गरीबों को बांटने के लिए इल्लीदार चावल, इल्ली मिश्रित चावल, इल्ली पड़ा हुआ चावल, वो हम उसको किस हद तक आम जनता तक हम पहुंचा पाए, ये हमारा प्रयास रहे कि हम जनता के मुद्दों को जनता तक पहुंचा पाएं और जनता ये समझ सके कि हमारा जो शासन है, प्रशासन है, हमारी कितनी चिंता कर रहा है और हम किस प्रकार से उस जनता के द्वारा, उस सरकार के द्वारा ठगे जा रहे हैं। तो हम अपने मुद्दों में कहां तक सफल हो पाते हैं, ये जनता तय करती है। खिलावन चंद्राकर जी, राम पांडे जी हमारे साथ जुड़े, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, शायद उनके पास इसका कोई उत्तर नहीं है, इस कारण से वो जुड़ नहीं पाए, कोई बात नहीं है। और आज के इस पब्लिक एजेंडा कार्यक्रम को मैं यहीं समाप्त करता हूं। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए साधना न्यूज़ का कार्यक्रम। नमस्कार।